हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक या अपक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जो हमारा रिएक्शन है वो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, रोक सकते हैं या अपक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमको इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो कुल 4 चीज़ें हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, जो भी रिएक्शन चल रहा है उसके रेट को घटाने का भी काम कर सकती हैं और बढ़ाने का भी काम कर सकती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो 4। पहला है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता। दूसरा है अभिकारक का आंशिक दाब। और तीसरा है तापमान, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। और चौथा है हमारा उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, कैटालिस्ट। टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ ये प्रेशर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो 4 हैं, ठीक है, ये अपक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बता दें कि जो ये चारों चीज़ें हैं, अगर हम अभिकारक की सांद्रता किसी भी रिएक्शन में बढ़ाते हैं, अभिकारक का आंशिक दाब हम बढ़ाते हैं, रिएक्शन में तापमान बढ़ाते हैं या उत्प्रेरक लगाते हैं, तो होता क्या है, इन चारों के बढ़ाने से, या कह सकते हैं उत्प्रेरक की अगर बात ना करें यहाँ पे, तो इन तीनों की मात्रा बढ़ाने, टेम्परेचर अधिक कर दिया जाए, दाब अधिक कर दिया जाए या सांद्रता अधिक कर दिया जाए, तो इन तीनों के अधिक करने से, इन तीनों के बढ़ने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इन तीनों के बढ़ने से टेम्परेचर या प्रेशर या सांद्रता बढ़ा दिया जाए तो किसी भी कंडीशन में इनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और रही बात कैटलिस्ट को, तो उत्प्रेरक आप लोग जानते हैं, उत्प्रेरक लगाने से अपक्रिया जो होती है, अपक्रिया की जो गति होती है, रेट होता है, वो तेजी भी मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का वहाँ पे उत्प्रेरक लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, अभिकारक की सांद्रता घटा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? या दाब बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, तापमान बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बताने के लिए एक थ्योरी हमको पढ़नी पड़ेगी, और उस थ्योरी का नाम है कोलाइजन थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कोलाइजन थ्योरी। कोलाइजन थ्योरी की हिंदी होती है टक्कर सिद्धांत। ठीक है, कोलाइजन मीन्स टक्कर और थ्योरी मीन्स सिद्धांत। ठीक है, तो अगर कोई भी अभिकारक का जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स हैं, उसके बीच अगर जितना अच्छा टक्कर होगा, जितना अच्छा कोलाइजन होगा, उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना है।
ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है हमारे पास ए और बी, ठीक है, ए और बी रिएक्टेंट है, ए प्लस बी, और प्रोडक्ट मिल करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ए और बीच टक्कर होगा उतना ज़्यादा हमको प्रोडक्ट मिलेगा, या कह सकते हैं जितना ज़्यादा टक्कर होगा ए और बीच के बीच उसका जो रिएक्शन होने का दर हो जाएगा, प्रोडक्ट में रिएक्शन होने की जो दर रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो बढ़ेगा। जितना ज़्यादा टक्कर उतना ज़्यादा रेट, कहने का अर्थ ये है, ठीक है। तो जो हमारा ए और बी है उसके बीच टक्कर हो रहा है और हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। अब जितना ज़्यादा टक्कर उतना ज़्यादा प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा टक्कर होने की संभावना इसमें होगी। अगर यहीं पे स्पेस ये दूर दूर हो, ये दूर दूर हो, यहाँ से दूर दूर हो जाए, ये आपस में ये दूर दूर हो जाए, तो टकराने की संभावना कम हो जाएगी। मतलब कि कंसंट्रेशन कम करने से यहाँ पे टक्कर की संभावना कम हो जाएगी, जिससे प्रोडक्ट बनने की भी संभावना कम हो जाएगी। तो सांद्रता अधिक है तो टक्कर अधिक है, सांद्रता कम है तो टक्कर कम है। तो सांद्रता अधिक है, टक्कर अधिक है, प्रोडक्ट भी तो अधिक है, और सांद्रता कम है, टक्कर कम है तो प्रोडक्ट भी कम है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये तो रहा सांद्रता के बारे में। सांद्रता बढ़ाने से किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है उसका रीजन कोलाजन थ्योरी से हमने दिया। सांद्रता अधिक रहेगी तो टक्कर यहाँ पे ए बी के बीच में टक्कर होने की संभावना भी अधिक होगी, ठीक है। दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दाब बढ़ाने से आप लोग जानते हैं कि दाब बढ़ाने का मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा किया जा रहा है, प्रेशर ज़्यादा किया जा रहा है। तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रेशर कैसे कम किया जा सकता, प्रेशर ज़्यादा कैसे किया जा सकता है? जब इस पिस्टन को मतलब कोई ऐसा पिस्टन लगा दे और इसके आयतन को थोड़ा कम कर दे, और इसके आयतन को कम कर दिया जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स उतने ही रहेंगे, आयतन कम हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो होगा क्या, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, ये एक दूसरे से टक्कर होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे, भागेंगे, ठीक है। तो प्रेशर कम करने से, ठीक है, सॉरी, प्रेशर अधिक करने से यहाँ पे टक्कर की संभावना अधिक होगी। यहाँ पे टकराने की ए बी के बीच टकराने की संभावना भी अधिक होगी, जिससे हमारा प्रोडक्ट भी अधिक मिलेगा, ठीक है। और प्रेशर कम रहेगा तो टकराने की संभावना भी कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा और प्रोडक्ट भी कम मिलेगा हमको, ठीक। अब ताप की बात करें, ताप अगर ज़्यादा कर दें, ताप ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा? ताप ज़्यादा कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दौड़ने भागने और तेज़ी से काम करने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ताप भी अगर बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे से जो भागने की, मतलब एक दूसरे से सोचेंगे कि हम दूसरे जगह चल जाएं, इधर चल जाएं, उधर चल जाएं, तो इधर उधर जाने के चक्कर में ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी, टकरा जाएंगे, और जब टकरा जाएंगे तो टक्कर होने की संभावना जो होगी वो भी अधिक होगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने से इधर उधर भागने से इनका जो टकराने की संभावना होगी वो भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा टकराने की संभावना होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ताप भी बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। टकराने की संभावना भी यहाँ पे बढ़ रही है इसलिए। अब रही उत्प्रेरक की बात, तो उत्प्रेरक हम जानते हैं, उत्प्रेरक लगाते हैं और उत्प्रेरक लगाने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। उसको समझने के लिए कोलाजन थ्योरी की आवश्यकता नहीं है, उसको समझने के लिए एक ग्राफ के द्वारा हम लोग समझते हैं उसको। जैसे देखिए हमारा ये ग्राफ है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। एक चीज़ और, जो ए और बी के बीच टक्कर हो रहा है, वो टक्कर जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए।
बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। और टक्कर होने के लिए प्रॉपर एनर्जी भी चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में जब छक्का कैसे लगता है, बैट्समैन 6 तभी मारता है जब बैट और बॉल का कॉम्बिनेशन ठीक बैठता है, ठीक है। और उसकी गति में भी बहुत अच्छी खासी गति होती है, ठीक है। बॉल की गति ज़्यादा होती है और बैट की भी गति ज़्यादा होती है, और दोनों का डायरेक्शन भी ठीक ठाक होता है, कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो फिर 6 लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर वही कॉम्बिनेशन ठीक ना हो, ज़्यादा गति से बॉल आपका नहीं जा रहा है, धीमा गति से बॉल जा रहा है या फेंकी जा रही हैं, तो 6 लगने की संभावना कम होती है। तो प्रोडक्ट तभी बनेगा जब प्रॉपर एनर्जी होगी और प्रॉपर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स का टकराना होगा, ठीक है। तो अच्छे से टक्कर होने पर ही प्रोडक्ट बनने की संभावना होगी, ठीक है। ठीक वहाँ पर यहाँ पर भी यही कुछ रीजन होगा। मान लेते हैं कुछ जो रिएक्टेंट है, हमारा रिएक्टेंट है वो यहाँ पे है, और प्रोडक्ट बनने के लिए इस एनर्जी लेवल को हमको पार करना है, और ये एनर्जी लेवल कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट या बैरियर भी इसको बोलते हैं। ये ऐसा पॉइंट है, ये बैरियर जो है ऐसा पॉइंट है जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये लेवल पार करना बहुत ही जरूरी है। ये जो लेवल है इसको पार करना बहुत ही जरूरी है। ये लेवल अगर पार कर जाते हैं तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इतने से इतने के बीच की एनर्जी को बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी हमको लेनी है और वो प्रोडक्ट में चेंज करना है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा। इसको EA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब ये एनर्जी कैसे प्राप्त होगी, ये एनर्जी तभी प्राप्त होगी जब बढ़िया से टक्कर होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर अच्छे से होगा और प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है। तो बीचों बीच में होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इस बैरियर को पार करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस इतने एनर्जी को बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। तो उत्प्रेरक लगाने से होता क्या है, ये उत्प्रेरक के बिना की बात कर रहे हैं, ये उत्प्रेरक अभी लगा नहीं है। अगर उत्प्रेरक लगा देते हैं तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी इतना चाहिए, इतना तो बिना उत्प्रेरक में चाहिए था। उत्प्रेरक लगाने पर ये जो बैरियर है थोड़ा नीचे आ जाता है। उत्प्रेरक लगाने पर ये जो बैरियर है वो नीचे चला जाता है। इतना ही हमको एनर्जी चाहिए, अब एनर्जी हमको इतना ही चाहिए। तो डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में टकराना हुआ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर ही डायरेक्शन में टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इतनी ही एनर्जी पे वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो थोड़ी सी एनर्जी टकराने से अगर आ जाएगी तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, ठीक है, कैटलिस्ट, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। तो ये जो ग्राफ बना है ये उत्प्रेरक का है, और एक्टिवेशन एनर्जी आगे आएगा, ठीक है, उसको बताएंगे हम किसी फिर एक बार और ग्राफ बनेगा और उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन का है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे हम लोग बाइक का स्पीड कंट्रोल करते हैं ब्रेक लगा करके, क्लच लगा करके, ठीक है, कहीं बाइक हमारा गड्ढे में ना चला जाए, बाइक हमारा रोड पटरी से कहीं गिर ना जाए, इसको कंट्रोल करने हमको आना चाहिए, ठीक है। बिना कंट्रोल के हमारा जो बाइक होगा वो ठीक से नहीं चल पाएगा, ठीक है। अचानक कोई दूसरा बाइक वाला उधर से आ जाए तो कंट्रोल करने हमको आना चाहिए, तो ही
हम प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह रिएक्शन भी को भी कंट्रोल करने आना चाहिए, तभी हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा, अन्यथा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।